तो हम लोग किस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे थे लास्ट क्लास में, कल वाली क्लास में? 1861 वाला एक्ट था। ठीक है, चलिए। देखिए, ये चैप्टर में बार बार एक बात दोहराता हूं कि ज़्यादातर इंफॉर्मेशन बेस्ड है। आपके पेपर में बड़ा इंफॉर्मेटिव तरीके से आता भी है, फैक्ट सीधे आएगा। लेकिन अब एक बात हमेशा माइंड में रखिएगा कि आप लोग जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये पैटर्न भी पता है कि मेंस में भी अब जीएस है, और मेंस में प्रश्न के पूछने का जो अप्रोच हो सकता है वो थोड़ा सा अपग्रेड हो सकता है। बहुत ज़्यादा तो फर्क नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत अपग्रेड होगा, और इसका अंदाजा आप पिछले 3-4 साल के पेपर से लगा भी सकते हैं। खासकर जब से टीसीएस एग्जाम ले रहा है तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि क्वेश्चंस पूछने का जो उसका तरीका है, जो पैटर्न है, उसमें थोड़ा बहुत अपडेशन हुआ। जैसे एक उदाहरण देता हूं, आप 2009, 10, 11, 12 या 13, 14 तक का पेपर देखिएगा, सीधे प्रश्न है और ऑप्शंस है। मतलब फैक्ट बिल्कुल लगेगा। ये प्रश्न पूछ लिया गया, मान लीजिए पूछा प्लासी की लड़ाई कब हुई, प्लासी की लड़ाई में बंगाल का सेनापति कौन था, ऐसे प्रश्न पूछते। अब वो क्या कर रहे हैं, प्लासी की लड़ाई के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो उसमें क्या करेंगे, एक तो स्टेटमेंट आ गया, और फिर इतना ही नहीं कर रहे, एक दो ऐसे भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि मान लीजिए लिख दिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, फॉलोइंग द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तब नीचे ऑप्शन दे रहे हैं केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत। ये प्रश्न थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हो जाते हैं और टिपिकल हो जाते हैं, क्योंकि मान लीजिए किसी बच्चे को यहां पर पहला स्टेटमेंट पता है और दूसरा स्टेटमेंट नहीं पता है, तो उसको फंसता कहां है, ऑप्शंस में लिखा है ऐसा कि जहां पे आपको दोनों मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो कह रहा है केवल पहला सही है और पहला उसे मालूम है सही, लेकिन ऑप्शन में तो ये भी लिखा है दोनों सही है, तो अब करे क्या, वो वाला लगाए या वो वाला लगाए। तो इसलिए एक ही प्रश्न में कई प्रश्न बनाने की कला इसे कहा जाता। और इसके उदाहरण भी मैं रखूंगा, केवल ऐसे नहीं बता रहा हूं, पूरे पेपर पे रिसर्च करके जो क्वेश्चन पेपर में आ रहा है उन पूर्व वर्ष के प्रश्न पत्रों को भी आपके सामने रखूंगा, जिससे आपको भी अंदाजा मिले। क्योंकि बार बार एक बात कही जाती है, अगर आप किसी फॉर्मेट पे काम करने जा रहे हो, मान लीजिए आप क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हो और आप आईपीएल में सेलेक्ट हुए या इंटरनेशनल टीम में सेलेक्ट हुए, अपनी नेशनल टीम में सेलेक्ट हुए, जहां भी खेलने जा रहे हो, तो उसका फॉर्मेट अलग अलग होता है, और उस फॉर्मेट के बारे में जितना अच्छा जानोगे उतना बेहतर प्रदर्शन कर पाओ। और इसका ताजा उदाहरण बहुत सारे खिलाड़ी भी हैं कि आप सोचिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत महान हुआ करते थे, आईपीएल में फ्लॉप होने लगे, इसलिए क्योंकि उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नहीं ढल पाए। तो आपको भी यही करना होता है, तैयारी का मतलब होता है जिस फॉर्मेट में एग्जाम होने जा रहा है उसमें हमें ढलना होगा। तो अभी एसएससी के बच्चों के साथ क्या था कि केवल टीयर 1 तक इससे नाता था, अब टीयर 2 में भी नाता। और सबसे बड़ा रिस्क क्या कर दिया है कि एक सवाल अगर वो छोड़ दे, मान लीजिए नहीं आ रहा, हम छोड़ दें, तो उसे ये भी मन में लोभ आएगा पूरा 3 नंबर जा रहा है। भाई 1 नंबर जाता तो मन में दर्द कम होता, लेकिन एक सवाल 3 नंबर का कर दिया, और 3 मार्क्स बड़ा वेटेज रखता। कम वेटेज ने एसएससी के मार्क्स में वेरिएशन आप देखें, अगर हम 1 नंबर भी पीछे हो जाए तो रैंक गिरकर 100-200 नीचे चली जाती, हजारों नीचे चली जाती। तो ऐसे में 3 नंबर तो बहुत वैल्यूएबल होगा। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि अपने पढ़ाई के लेवल को ऐसा रख लें जिससे अगर वो थोड़ा एक सीढ़ी आगे चढ़ते हैं तो हम उसे पकड़ तो सकें। तो हो सकता है कि आपका लेवल में थोड़ा सा 19 रखूं, वहां तक हो सकता है एसएससी ना जाए, लेकिन क्यों ना, हम तैयारी कर ही रहे तो रिस्क क्यों ले। मेंस जैसा भी होगा वो पहली बार पता ही चल जाए, क्योंकि मेरा भी ये पहला एक्सपीरियंस होगा जो मेंस का पेपर में देखूंगा। भाई एसएससी कैसा मेंस देगा ये कोई आइडिया नहीं। बाकी र्यूमर तो बहुत सारे हैं, कोई कह रहा है कि उसमें आईआर भी आएगा, भाई मैं नहीं मानता। इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चंस क्यों पूछेंगे, यूपीएससी का पैटर्न थोड़ी ले आएंगे कि आप कह दो आईआर के क्वेश्चंस, इथिक्स के क्वेश्चंस, साइंस टेक के क्वेश्चंस, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। आपका जीएस कन्वेंशनल ही रहेगा, बस आपके प्रश्नों का पैटर्न थोड़ा सा अपग्रेड कर देंगे। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि मुझे ये कैसे पता चल जाता है कि इसका पैटर्न बदलेंगे तो क्या हो सकता है, क्योंकि मैं डिफरेंट एग्जाम की तैयारी वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, गाइड करता हूँ। जैसे शायद आप नोटिस करें तो बहुत पहले टीचिंग पैटर्न में एक बदलाव हुआ, और उसने कहा कि अब मैं बीएड क्वालिफाइड लोगों को टीचर नहीं मानता, आप बीएड क्वालिफाई करने के बाद भी एक पैरामीटर पे खरे उतरो, उसको सी टेट कह दिया गया।
तो सीटेट एक एग्जाम होने लगा जब राइट टू एजुकेशन आया उसके बाद 2011 से। तो 2011 से उन बच्चों को गाइड कर रहा हूं जो सीटेट परीक्षा देते हैं, और उनके प्रश्नों को मैं आपको दिखा दूं तो आप जीएस भले ही कितना पढ़ते हो लेकिन आप हल नहीं कर पाओगे, इतना बेहतरीन प्रश्न आता। और उसका कारण क्या, और सबसे मजे की बात, उसमें प्रश्न क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी से ही आता है, ये भी तय है, लेकिन प्रश्न बनाए ऐसे जाते हैं कि बहुत बेहतरीन होते। जैसे लास्ट ईयर में अभी सीटेट के क्वेश्चन का जिक्र करूं, हिस्ट्री में क्वेश्चन आया, मुझे बड़ा अच्छा प्रश्न लगा। लिखा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन लिखे। पहला लिखा है कि रजिया सुल्तान ने अपने नाम में पुरुष अभिव्यक्ति का इस्तेमाल किया, मेल रिप्रेजेंटेशन का यूज किया, मेल डिनोमिनेशन का यूज किया, जिससे वो अपने आप को ताकतवर दिखा सके। दूसरा ऑप्शन लिखा रुद्रांबा देवी ने अपने आप को वहां पर पुरुषों के समान कपड़े पहनकर दिखाने की कोशिश की कि वो पुरुष है। ये 2 स्टेटमेंट लिखे। अब ऐसे क्वेश्चंस में आधे बच्चे तो ब्लैंक हो जाते हैं, रुद्रांबा देवी का नाम ही नहीं सुने, जबकि 6वीं एनसीईआरटी में हिस्ट्री में जिक्र है। तो दिक्कत ये, हाँ मूवी बनी है, मूवी तो मुझे नहीं पता है भाई, आपने देखी हो तो अलग बात है, लेकिन मैंने मूवी नहीं देखी है, हाँ किताब पढ़ी है, इसलिए बता रहा हूं। तो ये चीज कहना चाह रहा हूं कि एनसीईआरटी की जो किताबें लिखी गई हैं रियली बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छी लिखी गई हैं। बस बच्चों को दिक्कत ये होती कि उसका अप्रोच नहीं वो जान पाते, हम पढ़ें कैसे। मेरी मदद आपको यही मिलेगी, आपको एनसीईआरटी भी नहीं खाक छानना होगा, वहां जाना ही नहीं पड़ेगा आपको। मैं एनसीईआरटी के कंटेंट्स ही अपने नोट्स में देने की कोशिश करूंगा, जो नोट्स आपके लिए बना भी रहा हूं, क्योंकि मैं डेली अपडेट कर रहा हूं। आजकल आप देखेंगे मैं ऑफिस में भी बैठता हूं तो किताबों के बीच ही काम कर रहा होता हूं। उसकी वजह ही यही है कि मैं बराबर इस पर रिसर्च कर रहा हूं, एक टीम भी काम कर रही। जैसे अभी पिछले 3 दिन से एक चीज का रिसर्च चल रहा है, इस बार टीसीएस ने सीपीओ में जो क्वेश्चंस डाले हैं उन सारे क्वेश्चंस को बाइफर्केशन करके मैं देखना चाहता हूं वो कहां कहां से कैसे आ रहे हैं। वो एक अंदाजा मिलता है इससे कि प्रश्नों का स्तर क्या रहेगा। तो सीजीएल में भी इस बार टीयर 1 में भी बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा, और बाकी टीयर 2 को ही फोकस करना। तो आप जो बैच ये ज्वाइन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली मेंस के अप्रोच की क्लास है। मेरी कोशिश है टीयर 1 आप सब क्वालिफाई अपनी मेहनत से कर लेंगे, और बाकी इसका तो फायदा मिलेगा ही, लेकिन मेंस ना गड़बड़ाए, उसमें अच्छा कर सकें, इसलिए हमें इस ढंग से पढ़ना। तो हम लोग जो पहला अध्याय कंप्लीट करने का दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, मैंने कहा था थोड़ा लेंदी है, और इस पूरे सप्ताह में हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर क्लास करने वाले हैं। तो उसमें आज हम लोग यहाँ पर चौथे दिन है, यानी चैप्टर 2 का चौथा लेक्चर है, और इसमें हम लोग यहाँ पर क्या बात करेंगे उसी के आगे 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम और 1909 का अधिनियम। आज ये 3 टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए एक बार सबसे पहले यहाँ पर ये जान लेते हैं कि आज हमारा टारगेट क्या रहेगा। तो आज हम लोग सबसे पहले 1861 के अधिनियम में जो बचा है इस पर चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद 1892 पर जाएंगे, 1892 का अधिनियम, और फिर इसके बाद यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे 1909 का अधिनियम। इन 3 अधिनियमों पर चर्चा होगी, और फिर अगली क्लास में 1919 और 1935, और इसी पर आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि 35 के बाद फिर आप जानते हैं हालात बदल चुके थे, स्थिति ऐसी आ गई थी कि लगभग तय हो चुका था कि अब भारत आजादी की तरफ बढ़ रहा, खासकर सेकेंड वर्ल्ड वार होना। तो सेकेंड वर्ल्ड वार ने लगभग सीन क्लियर कर दिया था कि अब ब्रिटेन वो ताकत नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन पराजय की कगार पर था, तो उसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे राजनीतिक परिवर्तन हुए, और फिर फाइनली आप देखेंगे नई सत्ता ने भारत को सत्ता सौंपने का निर्णय ले लिया। यानी जो क्लेमेंट एटली की सरकार बनती है वो घोषणा कर देती कि हम भारत को आजाद कर देंगे, और उसी क्रम में 1945 में कैबिनेट मिशन भारत आ जाता, फिर भारत का अपना संविधान बनना शुरू होता। तो हम लोग हिस्ट्री वाले टॉपिक से निकलेंगे और आ जाएंगे अपना प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। तो आज यहां पर 1861 के अधिनियम से शुरू करते हैं। 1861 के अधिनियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पिछली क्लास में ही मैंने बता भी दिया, याद होगा आप सबको, क्या बताया था? हाँ, संवैधानिक विकास की शुरुआत हुई थी। क्यों कहा गया इसे संवैधानिक विकास की शुरुआत? हाँ, देखिए संवैधानिक विकास की शुरुआत इस संदर्भ में माना जा सकता है कि एक तो भारत के लोगों को
प्रतिनिधित्व मिला, हमें भी कहीं ना कहीं उनकी पार्लियामेंट कह सकते हैं, जिसे मैंने मिनी पार्लियामेंट बताया था, उसमें जाने का मौका मिला। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आप यहां पर एक डेवलपमेंट और देखेंगे कि मद्रास और बंबई की जो लेजिस्लेटिव पावर हुआ करती थी उसे उनको वापस कर दिया गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था जहां से सेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़े थे। उन्होंने मद्रास और बंबई के गवर्नरों को सबॉर्डिनेट बनाया था और 1833 के चार्टर एक्ट से सेंट्रलाइजेशन कर दिया। लेकिन अब उल्टा होने की शुरुआत थी, डिसेंट्रलाइजेशन। अब आप सोचिए कि सेंट्रलाइजेशन किया फिर डिसेंट्रलाइजेशन क्यों कर रहे हैं, विकेंद्रीकरण। तो पहले तो ये दोनों शब्द आपको पता होने चाहिए। सेंट्रलाइजेशन का मतलब यह होता है जब कोई कमांड एक जगह से निकले, सारा कंट्रोल एक जगह। जैसे मान लीजिए इस कमरे में, कमरा बड़ा होता, क्राउड ज्यादा होती, हम कहें 4 जगह एसी लगा दो, तो 4 जगह एसी लगे तो पैनल बट गए। लेकिन मैं कहूं एक ही जगह सेंटर में कोई बड़ा सा लगा दो जो सबको, कमरे को पूरा टेम्परेचर कंट्रोल कर, तो आप लोग ऐसे टर्म में कई बार बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड एसी, यानी वहां एसी कई लगे लेकिन एक प्रॉपर सेंटर का सिस्टम है जो कंट्रोल करता। तो सेंट्रलाइजेशन आप समझ रहे होंगे, केंद्र के पास सारी शक्तियां। 1833 का चार्टर एक्ट केंद्रीकरण की दिशा में निर्णायक कदम था, ये लाइन भी आपने लिखी थी। लेकिन अब क्या होने जा रहा था, डिसेंट्रलाइजेशन, यानी फिर से पावर स्टेट्स को ट्रांसफर की जाए। तो बंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको एक अधिकार दिया गया कि वो फिर से लेजिस्लेशन बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। तो एक तो सेंटर का कानून रहेगा ही रहेगा, लेकिन कुछ सब्जेक्ट मैटर ऐसे हैं जो वो खुद कानून बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए शिक्षा व्यवस्था पर कानून बनाना है तो आप बनाइए, वाटर के सिस्टम पर कोई कानून बनाना है आप बनाइए, या फिर ऐसे ही कुछ मुद्दे उनको दे दिए हैं, हेल्थ का इशू है, सैनिटेशन का इशू है, ये सब इश्यूज स्टेट को दे दिए गए और कहा गया वहां के गवर्नर अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ बैठकर कानून बना सकते। जैसे आज भारत में अगर आप देखें तो सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि भारत में पूरे देश का कानून बनाने के लिए अगर संसद है तो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर भी है, तो डिसेंट्रलाइजेशन भी है। तो अगर एग्जाम में आया कि एक बार फिर से डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस किस एक्ट से स्टार्ट हुआ, तो आंसर क्या लगाएंगे, 1861 का अधिनियम। तो उस पॉइंट को हम लोग लिखेंगे, तो अगला पॉइंट उसी को लिखिएगा। लिखिए, इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ it initiated the process of decentralization, the process of decentralization by restoring the legislative powers to the Bombay and the Madras presidencies, इस अधिनियम ने मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। इसी से, हाँ इसी से देखिए, कॉन्सेप्ट तो प्रॉपर 1935 का अधिनियम हम लोगों को आंसर लगाना पड़ेगा क्योंकि उसमें प्रॉपर मेंशन था। लेकिन किसी चीज का सूत्रपात करने का मतलब ये हो जाता है, अगर ये कहें कि उसका रूट कहाँ है तो बिल्कुल यही होगा।
कि एक कॉन्सेप्ट ये बिल्डअप हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली बात वही आती है, हमने अगर कोई चीज डेवलप की है, लाए हैं, तो पहले वो विचार आया कब, कहीं ना कहीं से तो पनपा होगा। तो बिल्कुल सही इनका सोचना है कि सर यहीं से इसका मतलब हमारे मन में आया होगा कि यूनियन और स्टेट्स के सब्जेक्ट अलग होने चाहिए। तो पहले कहीं लिखा नहीं गया प्रॉपर तरीके से, केवल ये कहा गया कि हाँ स्टेट की भी लेजिस्लेटिव पावर होगी और यूनियन की भी, काम बांट दिया गया, लेकिन आगे चलकर इसे कोडिफाई भी किया गया। तो प्रॉपर तरीके से यूनियन स्टेट लिस्ट का डेवलपमेंट 35 के अधिनियम में जाकर होता है, लेकिन मैंने एक लाइन इसीलिए यहां बोली है, सूत्रपात यहीं से हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे एक प्रश्न ये भी बन सकता है, इन्होंने पूछा उसी बेस पे पूछ रहा हूं, बल्कि सीजीएल में आया भी है, जो भारत में आज आप देखते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। अच्छा, पोर्टफोलियो सिस्टम बहुत लोग इसे हो सकता है कम समझ पाए, हिंदी में वैसे इसे कहते हैं विभागीय प्रणाली। विभागीय प्रणाली भारत में आज काम करती है। अगर मैं इसी को ये कह दूं मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था यानी जिसे हम कहते हैं कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम, अगर ये टर्म यूज करूं तो शायद थोड़ा बहुत समझ पाओ आप। कैबिनेट सिस्टम है क्या? नहीं, ये विकेंद्रीकरण से नहीं मतलब है, विकेंद्रीकरण तो नहीं कहना चाहिए इसे, दूसरी चीज है, लेकिन ये है क्या? एक चीज समझिए, हमारे देश में जो शासन की गतिविधियां हैं, इसके कई विषय होते हैं, शासन के कई विषय होते हैं, यानी सब्जेक्ट मैटर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के कई काम। जैसे मैं कहूं अच्छा चलिए बताइए सरकार के काम क्या क्या है, तो आप कहेंगे सर एक काम तो है देश को सुरक्षा में रखे, इंटरनेशनल बाउंड्री हमारी सिक्योर रहे। एक काम ये भी है कि वो विकास संबंधी योजनाएं चलाएं, सड़क बनाएं, पुल बनाएं, बिजली सप्लाई दें, वाटर दें, हेल्थ सेक्टर पे काम करें, रोजगार दें। सबसे बड़ा काम तो हमारे लिए यही है कि रोजगार दें। तो बहुत सारे काम हैं सरकार के, तो उन्हीं को सब्जेक्ट मैटर कह सकते हैं शासन प्रशासन में। तो जब यहां पर हम विषय की बात करने लगते, रक्षा भी एक विषय है, शिक्षा भी एक विषय है, स्वास्थ्य भी एक विषय है। अब आप देखते हैं कि सरकार का मुखिया तो एक व्यक्ति है जिसे हम कह देते हैं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर ही सब कुछ देखता है? नहीं देखता। वो कहता है भाई अकेले हम थोड़ी कर पाएंगे, हमारी टीम चाहिए। तो वो टीम कैसे बनाता है? अपने टीम में जो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स होते हैं, सीनियर का मतलब जो उसके समकक्ष माने जाते हैं, उन्हीं को संवैधानिक भाषा में कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है। प्राइम मिनिस्टर खुद भी एक कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर, लेकिन उसका नाम सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इसलिए है क्योंकि नाम ही गौर करिए, मिनिस्टर लेकिन प्राइम, प्राइम पोजीशन पर। तो वो आगे आपको पढ़ाऊंगा जब ये टॉपिक आएगा, लेकिन यहां ये बताना चाहता हूं कि कैबिनेट सिस्टम कहता काम बांट देना, शासन के कामों का बंटवारा, एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट। आपको डिपार्टमेंट हैंड ओवर कर दिया है, और इसीलिए आप लोग पढ़ते हैं हेल्थ मिनिस्टर ये है, एजुकेशन मिनिस्टर ये है, और डिफेंस मिनिस्टर ये है, होम मिनिस्टर ये है। तो जो ये काम बटा हुआ है, सबकी जिम्मेदारियां बट गई और सब कलेक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं। यानी आपने कभी देखा है कि अगर चीन और भारत के बीच में कोई तनाव की बात हुई, तो उसमें संसद में जब प्रश्न किया जाता है तो जवाब किसको देना पड़ता है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को खड़ा होना पड़ता। और अगर हिंदू मुस्लिम दंगा देश में हो जाए तो जवाब किसे देना पड़ता है? अमित शाह को। गृह मंत्री आप हैं, तो काम बट गया। इसी को बच्चों कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। लेकिन ये जो आज इंडिया में पोर्टफोलियो सिस्टम काम कर रहा है, इसकी नींव कहां पड़ी थी, इसका सूत्रपात कहां हुआ था? तो 1861 के अधिनियम में। कैसे ये सिस्टम लेकर आया था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया कि अपने वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद होती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल आपको बताया था, उसने कहा कि हम फ्यूचर में इसमें और भी मेंबर जोड़ सकेंगे, लेकिन अभी जो मेरे साथ लोग काम कर रहे हैं इनको मैं कुछ काम असाइन करूं, यानी जैसे सारी जिम्मेदारी मेरी, लेकिन मैं लीड करते हुए भी कुछ काम इनको दे दूं। जैसे कार्यकारिणी के एक मेंबर को उसने कहा कि आज से जो डिफेंस मैटर है वो आप देखो,
एक मेंबर को उसने कह दिया कि आज से जो रेवेन्यू मैटर, फाइनेंशियल मैटर, वो आप देखो। तो सबको लीड वो कर रहा है लेकिन काम बांट रहा। तो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती थी, उनके मेंबर्स के बीच कामों का बंटवारा करना, ये कैनिंग का प्लान था। लेकिन आपको भी पिछली क्लास में बताया था, कैनिंग कोई भी निर्णय लेता या कोई भी वायसराय कोई निर्णय करता तो अप्रूवल किसका चाहिए था? सेक्रेटरी स्टेट का। तो सेक्रेटरी स्टेट का अप्रूवल मिल गया और इसी अधिनियम में उसका प्रावधान आ गया। तो कैनिंग ने 1859 में ही, 60 में ही प्रपोजल भेज दिया था, लेकिन वहां पर अप्रूवल हो गया और 61 के अधिनियम में यह कह दिया गया कि विभागीय प्रणाली स्वीकार की जाती। तो इस पॉइंट को भी लिखिएगा, लिखिए, इट अकॉर्डेड स्टैच्यूटरी रिकॉग्निशन, इट अकॉर्डेड, इट का मतलब 61 के अधिनियम की बात कर रहा हूं। इट अकॉर्डेड स्टैच्यूटरी रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम, statutory recognition to the portfolio system, to the portfolio system, portfolio system initiated by Lord Canning, initiated by Lord Canning in 1859, initiated by Lord Canning in 1859, in 1859. Under this system, each members of the council, each members of the council, each members of the council, each members of the council of Governor General, of Governor General was allocated portfolio, was allocated portfolio, allocated portfolio of a particular department, of a particular department, of a particular department. इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा, इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा, लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई, लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई, 1859 में प्रारंभ की गई विभागीय प्रणाली, विभागीय प्रणाली, विभागीय प्रणाली को भी मान्यता दी, विभागीय प्रणाली को भी मान्यता दी, मान्यता दी। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य, वायसराय की परिषद का एक सदस्य, परिषद का एक सदस्य एक या एक से अधिक सरकारी विभागों का, एक या एक से अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया गया, प्रभारी बनाया गया, प्रभारी बनाया गया। तो अगर एग्जाम में इसी को बदल कर पूछ लिया कि जो कैबिनेट सिस्टम है आज इंडिया में, इसकी फाउंडेशन कैसे पड़ी, तो 1861 का अधिनियम ऑप्शन में रहेगा, आप उसे आंसर लगाएंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जैसे आप आगे पॉलिटी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं। मैं अगर आप सभी से पूछूं कि इस देश में कानून की जरूरत क्यों पड़ती है, लॉ की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि लॉ से ही सिस्टम चलता, कोई व्यवस्था काम करती है कानून से। और फिर जब हमें जरूरत पड़ती है सिस्टम चलाने के लिए, तो एक कानून बनाता कौन है? लॉ मेकिंग बॉडी, यानी पार्लियामेंट भी आप बोल सकते हो, संसद बनाती है, स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी बनाती है।
तो संसद को कुछ सब्जेक्ट मैटर दिया गया जिस पर वो लॉ बनाते हैं। लेकिन संसद कानून कैसे बनाती है, तो उसका एक पूरा प्रोसेस है, उसकी एक पूरी प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, जिसमें आप आगे पढ़ने वाले कि पार्लियामेंट के इसीलिए सेशन बुलाए जाते हैं, सत्र होते हैं। तो पार्लियामेंट का सेशन जो आप लोग पढ़ते हैं, संसद का अधिवेशन या सत्र, यह है क्या? तो आप कहेंगे लेजिस्लेटिव बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए होता है। जैसे अभी हम लोग मान लीजिए एक पर्टिकुलर टाइम पर असेंबल हुए पढ़ने के लिए, अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए, ऐसे संसद का काम है, सांसदों का काम है कि वो असेंबल होकर के देश के लिए लॉ बनाए। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो हमेशा असेंबल ही होते रहेंगे। भाई एक बार बैठ गए तो जब तक मृत्यु नहीं तब तक बैठे रहो, ऐसा तो नहीं। पर डे की कार्यवाही है और बीच बीच में छुट्टियां भी होती हैं। आप भी पढ़ते हैं संसद के सामान्य तौर पर 3 सत्र होते हैं, वो सब आप आगे पढ़ेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, बजट सेशन से स्टार्ट होता है, फिर मानसून सेशन, विंटर सेशन। तो इस तरह से बीच में गैप भी आता है। उसे आपको मैं बताऊंगा कि जब पार्लियामेंट के 2 कॉन्टिन्यूअस सेशन के बीच का जो गैप हो उसको क्या कहते हैं। ये आपके एसएससी में इस बार आया, तो उसी को रिसेस ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता। तो एक टर्म यूज किया गया है, उसे कहते हैं रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद का विश्रांति काल कहते हैं। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और भी एसएससी ने पूछ लिया, और इसी से लगता है कि कितना डेप्थ में जा रहा है कि अगर रिसेस पीरियड में किसी लॉ की जरूरत पड़ जाए तब क्या करेंगे। कोई रिसेस चल रहा, छुट्टी चल रही, ये वही बात है कि आपके मन में शुक्ला सर की सुबह क्लास होती है, दोपहर 1 बजे क्लास होती है, चलो 1 बजे कोई डाउट होगा पूछ लेंगे, पहले जाके पूछ। लेकिन मान लो मैं छुट्टी पर हूं, आया ही नहीं, तो डाउट कैसे पूछेंगे? तो फोन करके पूछ। तो यहां मैं यही पूछ रहा हूं कि अगर रिसेस चल रहा है पार्लियामेंट का और देश को कानून की तत्काल जरूरत है, तो क्या हम वेट करें कि जब पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट होगा तब करेंगे? तो संविधान ने एक व्यवस्था दी है कि अंडर आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123 के तहत यहां पर प्रेसिडेंट इस रिसेस पीरियड में एक ऑर्डर निकाल देगा और उसका ऑर्डर ही बन जाएगा लॉ। लेकिन ये लॉ की तरह नहीं है, इसमें अंतर सिर्फ ये टेम्पोररी लॉ, ये तभी तक काम करेगा जब तक पार्लियामेंट सेशन नहीं होता। जैसे सेशन शुरू होगा इसको एक टाइम दिया जाएगा कि इतने दिन के अंदर अप्रूवल लीजिए। तो इसी ऑर्डर को संविधान की भाषा में ऑर्डिनेंस कहा जाता है। ठीक है, इसी को अध्यादेश बोलते हैं, जो आप लोग आगे पढ़े। अध्यादेश भी कानून की तरह काम करता है। कभी कभी आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं राष्ट्रपति का अध्यादेश आ गया और कानून बन गया। तो ये अध्यादेश टेम्पोररी क्यों है? क्योंकि इसे पार्लियामेंट का तो अप्रूवल नहीं है, ये तो राष्ट्रपति ने विशेष परिस्थितियों में जारी किया। अब जब संसद की बैठक चलेगी तो मौका मिलेगा कि आप इसे अप्रूवल लीजिए। क्योंकि अल्टीमेटली मैंने क्या कहा था, गांव के लोगों ने कहा कि अब कभी कोई नियम बनेगा तो हम ही लोग तय करेंगे। तो हम लोग गांव वाले लोग हैं, यानी इस देश के लोग वो प्रजा हैं जो हम तय करेंगे देश में कैसा कानून होगा। और संसद हमारा वो मंच है जहां से हम तय करते हैं। तो संसद ने तो तय नहीं किया, ये इमरजेंसी में बनाना पड़ा है। कल को संसद अगर इस अध्यादेश को पारित नहीं करेगी तो ये अध्यादेश अपने आप समाप्त भी हो जाएगा। लेकिन पारित कर दिया तो यही अध्यादेश क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाए। लेकिन अब आ जाता हूं कि ये सारी कहानी आ कहां से रही, इसका रूट कहां है? तो रूट है जो हम अधिनियम पढ़ रहे हैं, 1861 का अधिनियम। क्यों? क्योंकि इसमें पहली बार एक प्रोविजन आया कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है, मैंने कहा था 12 मेंबर बैठते थे और लॉ बनाते थे, वो अप्रूवल देते थे। लेकिन मान लीजिए किसी कारण से वो 12 मेंबर नहीं है, छुट्टी पर है, कोई भी कारण, तो उनसे अप्रूवल की जरूरत नहीं है, परमिशन की जरूरत नहीं। गवर्नर जनरल एक ऑर्डर इशू कर सकेगा और वो ऑर्डर 6 महीने तक कानून की तरह काम करेगा। टाइम भी लिखा था 6 महीने। और इसीलिए आज भी देखिए राष्ट्रपति के अध्यादेश के लिए संविधान में लिखा है यह अधिकतम 6 माह कुछ दिन तक ही इफेक्टिव रहता, क्योंकि संसद के सत्र प्रारंभ होने के 6 माह के अंदर अप्रूवल चाहिए। तो यह व्यवस्था इसी अधिनियम से पैदा हुई। यानी अब आते हैं कि एग्जाम में आएगा क्या, पूछेगा गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस इशू करने की अथॉरिटी किस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई थी, तो आंसर क्या हो जाएगा? 61 का अधिनियम। इस पॉइंट को अब लिखिएगा, लिखिए द एक्ट extended the powers of the viceroy
the powers of the Viceroy. The act extended, extended, extended the powers of the Viceroy in the council. The powers of the Viceroy in the council. In the council, Viceroy was empowered. Viceroy was empowered. Was empowered to issue ordinances. To issue ordinances. To issue ordinances in case of emergency. In case of emergency. In case of emergency, without the recommendation of, without the recommendation of council, recommendation of council, and when legislature was not in session, and when legislature is not in session, was not in session, the effective period, the effective period, the effective period of such ordinance, effective period of such ordinance, such ordinance was not more than 6 months. Was not more than, effective period of such ordinance was not more than 6 months. Was not more than 6 months. इसने वायसराय को, इसने वायसराय को, इसने वायसराय को परिषद में, वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए, इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की। अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की, जिसमें 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 यह भी शामिल था, जिसमें यह भी शामिल था कि आपातकाल की दशा में वायसराय, कि आपातकाल की स्थिति में वायसराय, आपातकाल की स्थिति में वायसराय, आपातकाल की स्थिति में वायसराय, वायसराय बिना काउंसिल की सिफारिश के, बिना काउंसिल की सिफारिश के, बिना काउंसिल की सिफारिश के अध्यादेश जारी कर सके, अध्यादेश जारी कर सके, अध्यादेश जारी कर सके, अध्यादेश जारी कर सके। हालांकि ऐसे अध्यादेश की अधिकतम अवधि, हालांकि ऐसे अध्यादेश की अधिकतम अवधि, अधिकतम अवधि 6 माह तक होती थी, अधिकतम अवधि 6 माह तक प्रभावी होती थी, 6 माह तक प्रभावी होती थी, 6 माह तक प्रभावी होती थी, प्रभावी होती थी। आवेश, आवेश मैंने कहा बोला है, आदेश बोला हूं, आदेश। आवेश तो हो जाएगा एक्साइटमेंट, किसी के अंदर जब कोई भावना पैदा हो जाए ऐसी, कहते नहीं आवेश में आके काम कर दिया,
बहुत ज्यादा एक्साइट हो गए, बहुत गुस्से में आ गए और आपने कोई काम कर दिया तो मैं सोचा है आवेश, वो शायद मेरे बोलने में हो सकता है साउंड आया हो, आदेश मैंने बोला। चलिए आगे आते हैं। अब बात करते हैं प्रांतीय विधानमंडलों की भी, क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले लिखा कि बंबई और मद्रास के गवर्नरों को एक शक्ति मिली कि वो भी लॉ बना सकते हैं, उनकी भी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी। लेकिन इस समय तक ब्रिटिश सरकार चूंकि भारत पर राज करने लगी थी, तो उसने कई प्रांतों का निर्माण कर दिया था, यानी कई स्टेट्स बना दिए थे। और स्टेट्स फॉर्मेशन के पीछे कॉन्सेप्ट ये होता था, जैसे पहले तो 3 ही थे, कौन कौन से, बंगाल, बंबई और मद्रास, प्रेसिडेंसी स्टेट्स। लेकिन जब हम मद्रास कहते हैं तो पूरा दक्षिण भारत उसमें समाया हुआ, आज का तमिलनाडु, आज का आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, सब मद्रास राज्य थे। या जब हम बॉम्बे कहते हैं तो हमें लगता है बंबई के आसपास, नहीं, गुजरात भी उसी में, महाराष्ट्र भी उसी में, इवन दैट एमपी का भी कुछ इलाका उसी में, बड़े बड़े राज्य हुआ करते। तो अब ब्रिटिश सरकार का एक फैसला था कि भाई इनका प्रशासन ढंग से चलाने के लिए हमें नए राज्य भी बनाने हो। तो जैसे उस समय यहां पर जो सीमावर्ती क्षेत्र था उसको मिलाकर एक स्टेट बनाया था, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर स्टेट। इसको कहते थे उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, यानी जो आज का पूरा पाकिस्तान का इलाका है वो बेसिकली इसके अंतर्गत मैक्सिमम पार्ट आता, बलूचिस्तान वाला छे, सिंध वाला इलाका। ऐसे ही एक राज्य बनाया पंजाब, तो ये वो पंजाब है जो भारत का भी पंजाब हरियाणा है और उधर पाकिस्तान वाला पंजाब भी है, उसको मिला दीजिए पंजाब राज्य। तो इस तरह से इन्होंने कुछ राज्य बनाए और उन राज्यों के लिए अलग से लेजिस्लेटिव बॉडी सेटअप की, यानी प्रांतीय विधान मंडल बनाए। तय किया गया कि प्रांत होंगे और प्रांतों के विधान मंडल बनेंगे, लेजिस्लेटिव बॉडीज हो। जैसे आज भारत में हर राज्य में विधानसभाएं, तो उसकी भी शुरुआत इसी अधिनियम के द्वारा हुई। तो इस पॉइंट को भी लिखिएगा, लिखिए द एक्ट प्रोवाइडेड, द एक्ट प्रोवाइडेड the provisions for the formation of the provisions for the formation of the provisions for the formation of legislative councils, formation of legislative councils in provinces, in provinces, in provinces. Accordingly, the legislative councils, accordingly the legislative councils, the legislative councils were formed, legislative councils were formed in Bengal, were formed in Bengal. Legislative councils were formed in Bengal, Northwest Frontier Province, Northwest Frontier Province, Northwest Frontier Province, and Punjab, and Punjab, and Punjab in year respectively 1862, 1866 and 1897, 1862, 1866 and 1897, 1897। बंगाल, बंगाल हिंदी में बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, और पंजाब में, और पंजाब में, और पंजाब में क्रमशः 1862, 1862, 1866, 1862, 1866
एंड 1897 में विधान परिषदों के गठन का विधान परिषदों के गठन का विधान परिषदों के गठन का कार्य किया गया और इस तरह इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में विधानमंडल के सृजन का प्रावधान लाया गया। अब आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। देखिए, सरकार जब भी कोई काम करती है तो कभी कभी जन दबाव में कुछ काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं सरकार की इच्छा नहीं होती है, सरकार की इच्छा होती है, लेकिन रिसोर्सेज कई बार कम पड़ जाते हैं और कभी कभी जन दबाव उसे उन कामों के लिए मजबूर कर देता। जैसे मैं अभी रिसेंट की एग्जांपल दूं तो आप देखिएगा, पिछले कुछ समय से खूब वैकेंसीज आ रही सरकारी नौकरियों में, अवसर आप सबको मिला है। तो ये जो आपको मौका मिला है, ये इसी समय क्यों अचानक बाढ़ सी दिख रही है? वो चाहे टीचिंग एग्जाम ले लीजिए, चाहे ये, क्योंकि इलेक्शन सर पर आ रहा, तो सरकार एक जन दबाव तो महसूस ही कर रही है कि हमने कुछ कमिटमेंट किया है, इनसे कुछ वादा किया है कि इतनी नौकरियां सृजित करेंगे, और अभी चुनाव में जब जाएंगे फिर वही बात कहेंगे तो इनको लग जाएगा वाकई जुमला ही है, कुछ हो नहीं रहा, केवल कह ही रहे, तो कुछ तो करके दिखाएं। तो ये करने का उन्होंने ठाना और इसका परिणाम है कि अभी भी है और अगले साल भी खूब वैकेंसी आने वाली है। तो वही स्थिति यहां भी है। जो कानून आप देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, जरा उसके आसपास की घटना पर गौर करें। तो ये वो टाइम है जब भारत में नेशनलिज्म अपने चरम पर जा रहा था, मतलब भारत में राष्ट्रवादी भावनाएं तेज हो रही, क्योंकि अब भारतीयों को एक बात समझ में आना लगा था कि अगर हम एक नहीं हुए, एकजुट नहीं हुए, तो हम इस सत्ता से मुक्ति नहीं पा सकते या अपनी मांग नहीं मनवा सकते। सत्ता से मुक्ति ना मिले, लेकिन सरकार से जो हमें चाहिए उसके लिए लड़ना तो होगा, एकजुट तो होना पड़ेगा। तो आप नोटिस करें, इसके ठीक पहले कुछ समय भारत की पहली राष्ट्रवादी पार्टी का गठन हुआ था और वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। कब गठन हुआ था? 1885। और दूसरी घटना आप देखिएगा, एक और बात हुई थी इसी के आसपास के ईयर में, जब भारत की जनता के मन में एक बहुत बड़ी नाराजगी थी कि ये ब्रिटिश सरकार केवल कहती है कि हमारे लिए अच्छी है, ये कहते हैं हमें सभ्य बनाएंगे, हमें अच्छा बनाएंगे, हमारे लिए अच्छा करेंगे, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस की बात की थी, लेकिन ये तो खुद ही बुरे, इनके अंदर तो खुद ही जातीय अहंकार है, प्रजातिगत अहंकार है, ये अपने आप को मानते हैं रेशियल सुपीरियर, और इसीलिए आप देखिए ब्लैक एंड व्हाइट्स का एक डिस्क्रिमिनेशन साफ साफ दिख रहा था। तो ये डिस्क्रिमिनेशन और खुल के बाहर आ चुका था। एक घटना हुई थी जिसका नाम था एल्बर्ट बिल डिस्प्यूट या कंट्रोवर्सी, जो 1883-84 में हुई। वायसराय रिपन के जो लीगल एडवाइजर थे, जो लॉ मेंबर काउंसिल वाले, उनका नाम था एल्बर्ट। एल्बर्ट ने एक प्रपोजल रख दिया था कि जो इंडियन जज है जुडिशरी में, ये इंडियन जज भी यूरोपीय लोगों पर जो मुकदमा चल रहा है उसकी सुनवाई कर सकते। तो ये बात यूरोपियों को बहुत बुरी लग गई। ऐसे समझिए कि कोर्ट में 6 जज हैं, अब 6 जजों में से बेंच बनती थी, जूरी बनती थी। मान लीजिए कोई केस आया, उसमें 2 जजों की बेंच बननी, तो भाई बाकी जज बहुत हाईली काम में एंगेज हैं,
तो सरकार कह रही कि बाकी 2 जज इसमें से ले लिए जाएं, एक बेंच बना दी जाए, केस की सुनवाई ये कर ले। 4 मान लो बहुत हाईली इंगेज हैं किसी बेंच, कई बेंच बनी है, सुनवाई कर रहे, क्योंकि कोर्ट पर भी बहुत प्रेशर होता है काम का। तो 2 जजों को एक काम दिया गया। अभी मुकदमा किसका है? तो नील के एक बगान मालिक का है। और इंडिया में नील की खेती कराने वाले बगान मालिक होते कौन थे? यूरोपीय। यही लोग इंडिगो प्लांटर्स को जो है एक तरीके से डील करते थे। तो यहां पर वो यूरोपियन जो नील बगान का मालिक है उसका एक मामला हो गया, कोई भी केस है उसकी सुनवाई हो। अब ये जो 2 जजों की बेंच बनाई गई है, इसमें एक इंडियन है और एक यूरोपियन, एक अंग्रेज है एक भारतीय, क्योंकि भारतीय लोग भी तब तक इस सेवा में इन्वॉल्व होने लगे। आपको बताया ना, खुली प्रतियोगिता शुरू हो चुकी थी, तो वो सब हिस्ट्री की बात है, लेकिन हम यहां इतना जान ले बस। अब उस अंग्रेज को यह बुरा लग रहा है कि मैं एक भारतीय के सामने खड़ा होकर उसको सर करूं, उसको जज कहूं, और उसके सामने मैं अपने वकील की दलील रखूं, क्योंकि जज के सामने तो आप जानते कैसे खड़ा होना पड़ता है, कानून अंग्रेजों ने ही बनाया। तो हिज मेजेस्टी कहकर उसे संबोधन करूं, ये उसे बुरा लग रहा है। उसे लग रहा है कि इंडियन हमारे ऊपर इस तरह से बिहेव करे। तो इसी बात को लेकर इल्बर्ट बिल पर कंट्रोवर्सी हो गई और कहा गया कि ये जो जज बने भी हैं ये उनके लिए बने जो इंडियन के खिलाफ केस आएगा, उनकी सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई अंग्रेज यहां पर एक्यूज्ड है तो उसमें पैनल में नहीं रहेंगे। और इसी बात पर विवाद हो गया। तो यहां तक कि विवाद इतना बढ़ गया कि रिपन को रिजाइन देना पड़ गया, त्यागपत्र देना पड़ा, इल्बर्ट बिल वापस लेना पड़ा, और नया कानून आ गया कि हाँ, किसी अंग्रेज के खिलाफ कोई भारतीय जज सुनवाई नहीं करेंगे। तो भारतीय जो पढ़े लिखे लोग थे उनको ये बात तो समझ में आने लगी कि इनके अंदर खुद जाति अहंकार है, रेशियल एरोगेंस है, और इसलिए अब हम यहां पर इनके सामने डेमोक्रेटिक लड़ाई लड़ेंगे। तो इसके लिए संगठन बना और अब सरकार पर एक दबाव बढ़ रहा था, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगातार प्रार्थना पत्र भेज रही। अच्छा, अभी भी कांग्रेस क्या मान रही देखिए, उसकी भी गलती नहीं, ऐसे ही तो राष्ट्रवाद आगे बढ़ा। वो सोच रही है कि यहां जो बैठे लोग काम कर रहे हैं ये गड़बड़ है, लेकिन जो लंदन में बैठी सरकार है वो अच्छी है, करप्ट ये लोग, इनकी शिकायत वहां भेजी जाए। तो इतने ज्यादा प्रार्थना पत्र लंदन भेजे गए कि आपके गवर्नर जनरल की काउंसिल के मेंबर खराब हैं, आपके अधिकारी खराब हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, कि वहां ब्रिटिश सरकार पर दबाव पड़ रहा था कि भारत की जनता एकजुट हो रही। ये वही बात हो गई कि आपके साथ कोई इनजस्टिस हुआ तो आपको लगा है कांस्टेबल बेईमान है, ये हेड कांस्टेबल बेईमान है, अगर हम कमिश्नर साहब से मिलेंगे तो न्याय मिले। अब ये नहीं पता पूरे कुएं में ही भांग पड़ी, तो वो एक अलग बात है, लेकिन यहां पर कहने का सेंस यही था। और इस कारण से सरकार पर जो दबाव पड़ रहा था उन्होंने एक सुधार दिखाया। अब क्या सुधार दिखाया? तो इस एक्ट में एक प्रोविजन डाला गया कि जो सेंट्रल और स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई, यानी जो ये विधान परिषदें बनाई गई जो कानून बनाने का काम करती हैं, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाएगी, इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी, और इसमें और इंडियंस को लाया जाएगा, यानी संसद में हमें और बैठने का अधिकार, सीट और बढ़ेगी और लोग इंडियंस आएंगे। हाँ, वो गैर सरकारी सदस्य की तरह आएंगे। तो एक तो बड़ा डेवलपमेंट ये था, इसीलिए तो मैंने कहा लघु संसद थी वो बड़ी होनी शुरू हुई, यानी धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि अब यहां पर, हालांकि कहीं भी इस एक्ट में इलेक्शन टर्म नहीं लिखा था, चुनाव शब्द नहीं था, लेकिन यह कहा गया, क्योंकि यह भी एक ऑब्जेक्शन था, आप लाए भी तो किसको लाए? पटियाला के महाराजा को ले आए, बनारस के राजा को ले आए, दिनकर राव को, तो जनता को तय करने दीजिए किसको ले जाना है। तो इसके लिए पहली बार इन्होंने इलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। हालांकि बच्चों कंफ्यूज मत होइएगा, ये आज जैसा इलेक्शन नहीं था, सभी को वोट देने का राइट नहीं था। इसके कुछ नियम थे कि आपकी पर्सनल इनकम कितनी है, आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में मेंबर होने चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, कई नियम होते थे, उन शर्तों के तहत ये लोग वोट डालते थे और ये मेंबर चुने जाते। तो लिमिटेड इलेक्शन। आज तो आप चाहे पढ़े लिखे भी ना हो, भारत के नागरिक हो, 18 साल एज हो गई, वोट डाल सकते हो, लेकिन तब हैसियत देखी जाती थी कि वोट डालने लायक हो भी कि नहीं। तो उसके हिसाब से वोटर्स होते थे, उनकी एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड काउंसिल बनती थी और ये लोग चुनाव में वोट डालकर इसके काउंसिल के मेंबर को चुनते थे। लेकिन हम ये तो कह ही सकते हैं कि इंडिया में पहली बार इलेक्शन जैसा सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ।
तो आज जो आप देखते हैं बच्चों की देश का सिस्टम खड़ा हुआ है, संसद है, सरकार है, पुलिस है, जज है, हकीकत में यही तो आप पढ़ रहे हैं। ये सब आया कैसे, उसी का इतिहास है। हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को ला रहे हैं, तो ये भी एक डेवलपमेंट था और ये पॉइंट भी आपके एग्जाम के लिए बहुत अहम है। तो लिखिएगा इस पॉइंट को, लिखिए, इट इंक्रीज द मेंबरशिप, it increased the membership of the non-official members, membership of the non-official members in the central and provincial legislative councils, in the central and provincial legislative councils, central and provincial legislative councils, although official members were in majority, official members were in majority, इस अधिनियम के माध्यम से, इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय, इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में, प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त ब्रैकेट में लिख लीजिएगा गैर सरकारी, ब्रैकेट में गैर सरकारी, ब्रैकेट क्लोज करके आगे लिखिए, सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था, हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था, सरकारी सदस्यों का ही रहता था, सरकारी सदस्यों को ही रहता था। हाँ, गैर सरकारी मतलब एक तो सरकार की तरफ से मेंबर और एक यहां जो चुनकर जाएंगे वो। तो यहां पर दो तरह, एक सरकार ने खुद, जैसे मान लीजिए आज हम कहते हैं राज्यसभा में 12 ऐसे मेंबर हैं जिन्हें प्रेसिडेंट खुद नॉमिनेट करता, तो प्रेसिडेंट रियल में उन्हें ही करता है जिन्हें गवर्नमेंट रेकमेंड करती है, जिनका नाम देती है, और फिर बाकी चुनाव जीत कर जाते हैं। तो आज तो सरकारी गैर सरकारी कोई सदस्य नहीं होते हैं। हाँ, एक चीज जरूर है कि जब आप संसद के बारे में पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा कि उसमें सांसद भी सरकारी और गैर सरकारी होते हैं। सांसद दो प्रकार के होते हैं लोकसभा में, एक सरकारी, एक गैर सरकारी। जैसे उदाहरण के लिए लोकसभा में अमित शाह भी सांसद हैं और राहुल गांधी भी सांसद हैं, जानते ही हो आप। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, एक सरकारी सांसद है और एक गैर सरकारी। जो सरकार में मंत्री हो वो सरकारी। तो अभी आपने लिखा नहीं कि परिषद में गवर्नर जनरल के भी कुछ मेंबर थे, तो वो जो मेंबर हो गए जो ब्रिटिश क्राउन से नॉमिनेट होकर आए हैं वो सरकारी, और जो भारत से यहां पर चुनकर जाएंगे वो गैर सरकारी। तो बहुमत किसका बना हुआ था अभी भी, सरकारी सदस्य। तो बहुमत तो उनका रखेंगे ही। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे आज हम देश में एक शब्द सुनते हैं बजट, ये टर्म आप सब अक्सर जानते ही हैं। और वैसे बजट ये ना अंग्रेजी का शब्द है और ना ही हिंदी का शब्द है। इंग्लिश में हालांकि इसे लिखते ऐसे ही हैं, लेकिन ये आप सब शायद पढ़े भी होंगे, फ्रेंच भाषा का शब्द है। और ये फ्रेंच टर्म बना कैसे था, तो इस पर बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि फ्रांस के जो वित्त मंत्री थे वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर के पार्लियामेंट में पहुंचे। चमड़े का एक बैग था, लेदर बैग,
तो फ्रांस में लेदर बैग को बुजर्ट कहा जाता था, वहीं से ये टर्म आया, क्योंकि अपोजिशन के नेताओं ने कमेंट किया बुजर्ट आया बुजर्ट आया। वो लेदर बैग लेकर आए, डॉक्यूमेंट निकाल के पढ़ने वाले थे, तो एक कमेंट किया एक नेता ने, बुजर्ट आया, वहीं से टर्म बन गया और आज परंपरा में बजट। वैसे संविधान में बजट की डेफिनेशन, यानी हमारे संविधान में बजट का नाम क्या लिखा है? इसे कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये संवैधानिक नाम। इसे कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, जिसे हम बजट कहते हैं संविधान की भाषा में। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन भी किया गया, एक आर्टिकल में मेंशन भी है। कौन सा आर्टिकल है? 112। तो आर्टिकल 112 में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई। ओवरऑल इसका सिर्फ इतना मतलब है कि ये इनकम और एक्सपेंडिचर का एक एस्टिमेटेड सिस्टम होता, यानी हम कितना कमाएंगे तो एस्टिमेटेड इनकम, और कितना खर्चा करेंगे वो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, उसी का विवरण होता। तो आप घर में ये बता रहे हैं कि इस महीने में कितना कमाऊंगा और कितना खर्चा है मेरा, तो वही बजट हो गया। समझ में आ गया? अब यहां पर मैं जो बताने जा रहा हूं क्यों इंपॉर्टेंट है कि देश में पहला बजट कब आया था, तो इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने ही की थी। और ये बजट आया कैसे था? तो जब लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे, तो उन्होंने ब्रिटेन से एक अर्थशास्त्री को बुलाया था जिनका नाम था चार्ल्स विल्सन। तो विल्सन महोदय भारत आए और उन्होंने पहली बार 1860 में देश का पहला बजट बनाया था। अच्छा, ये किया क्यों था कैनिंग ने? जिससे वो बता सकें कि भाई साल भर में हमारा रेवेन्यू कितना आएगा और हम कितना खर्च करेंगे, और उसको मंजूरी के लिए भेजना था सेक्रेटरी स्टेट को। तो यहां से बजट का सिस्टम आया। अब भारत की जो जनता थी, खासकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वो कह रही भैया आप खुद ही बना लेते हो, खुद ही सब तय कर लेते हो, अरे हमसे भी तो कुछ पूछो। ये वही वाली बात है, हमारे देश का पैसा हमारे देश के लोगों पर खर्च कर रहे हो, लेकिन कम से कम हमें बताओ तो कि किस चीज में क्या कैसे होगा, उस पर हमें भी तो बात रखने का मौका दो। और हम अपनी बात कैसे रखेंगे? लेजिस्लेटिव काउंसिल में हम भी तो आए हैं, तो काउंसिल में बजट रखवाइए जिस पर हम बहस कर सकें। तो इस प्रस्ताव को इसी अधिनियम में स्वीकार किया गया कि अब बजट काउंसिल में रखा जाएगा, और बजट पर जो मेंबर हैं काउंसिल के, वो प्रश्न उठा सकेंगे, डिबेट कर सकेंगे। लेकिन ये कहा गया आप प्रश्न पूछेंगे और जो जवाब सरकार की तरफ से जाएगा उस पर आप चुप हो जाएं, आगे कुछ नहीं पूछेंगे। मतलब उसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन, वो नहीं पूछ सके। जैसे मान ली किसी ने पूछा कि भाई एजुकेशन पर कितना खर्चा करोगे इस बार इंडिया में, तो सरकार ने जवाब दे दिया इतना करेंगे। आज का सिस्टम है कि प्रश्नों पर पूरक प्रश्न होते हैं, यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस का सिस्टम इस एक्ट में नहीं था, केवल इतना था कि हाँ बहस हो सकेगी, जवाब मिलेगा, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं होगी। कोई बात नहीं, कोई बात। तो बजट के रेफरेंस में यहां पर आपसे यह प्रश्न आ सकता है, इसलिए इस पॉइंट को भी लिखिएगा। लिखिए, इट एनलार्ज्ड the functions of the legislative councils, functions of the legislative councils and gave them the power of discussing the budget and addressing questions to the executive. इसने विधान परिषद के कार्यों में विधान परिषद के कार्यों में
वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। अगला पॉइंट लिखिए। इट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शंस। It introduced the principle of elections, but in an indirect manner. The provisions of including indirectly elected members to the legislative councils in a restricted and limited manner was made through this act. Although the term election was not used in this act. इसे एंड कर दो। In this act, निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता थी। इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता थी। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द का इस अधिनियम में
हालांकि चुनाव शब्द का इस अधिनियम में हालांकि चुनाव शब्द का इस अधिनियम में चुनाव शब्द का इस अधिनियम में प्रयोग नहीं किया गया। चुनाव शब्द का इस अधिनियम में प्रयोग नहीं किया गया। प्रयोग नहीं किया गया। प्रयोग नहीं किया गया। चलिए अब आगे आते हैं। उन्नीस सौ नौ का अधिनियम। एक्ट ऑफ 1909, जिसे हम द इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से जानते हैं। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, भारत परिषद अधिनियम। उन्नीस सौ नौ, इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए, इस अधिनियम के आने के समय की बातों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। अगर इतिहास से जोड़कर चीजों को चलोगे तो बहुत सारे टॉपिक अपने आप आसान लगे। जो प्रश्न आपके पेपर में आते हैं और रटना नहीं पड़ेगा। हमारी दिक्कत क्या होती है कि हम इंडिपेंडेंट उसे रटने लगते हैं। जैसे आप नोटिस करिए, इस समय कुछ भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाएं। पहली महत्वपूर्ण घटना आपको याद होगी, 1905 में एक घटना घटित हुई, बंगाल विभाजन, बंगाल पार्टीशन। लॉर्ड कर्जन वायसराय थे, उन्होंने बंगाल पार्टीशन कर दिया। हालांकि उसी घटना के कारण फिर उन्हें वापस भी बुला लिया गया भारत से। उनकी जगह लॉर्ड मिंटो नए वायसराय बनकर आ गए। लेकिन वही बात थी कि मिंटो आए, उनकी भी कोई अलग मानसिकता नहीं थी। सोचकर तो वो भी वही चल रहे थे कि हमें हिंदुस्तान पर हमेशा राज करना। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि बंगाल पार्टीशन से जो असंतोष उपजा था, उसका भी आधार कहीं ना कहीं इस अधिनियम में दिखाई देगा। तो एक तो बंगाल पार्टीशन की घटना, दूसरा बंगाल विभाजन के पीछे सरकार ने जो मंशा दिखाई थी वो था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, प्रशासकीय सुधार। वो कह रहे थे बंगाल इतना बड़ा राज्य है कि इसका प्रशासन ठीक से नहीं चल रहा और इसीलिए तुम लोगों को प्रार्थना पत्र भेजना पड़ता है कि यहां ठीक से काम नहीं हो रहा। तो ऐसा करते इसे डिवाइड कर देते और अच्छे से काम होगा। तो डिवीजन का बेस बताया था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, लेकिन उसके पीछे हिडन एजेंडा था भारत में हिंदू मुस्लिम संप्रदाय को भड़काना, विभाजन की राजनीति पैदा करना, और इसको डिवाइड एंड रूल कहा गया, बांटो और राज करो। और यह विभाजन इसी पैटर्न पर किया भी गया, क्योंकि कई घटनाएं नोटिस करिए। यहां बंगाल पार्टीशन हो रहा है, स्वदेशी बायकॉट मूवमेंट चल रहा है, उधर मुस्लिम लीग की फाउंडेशन रखाई जा रही। मुस्लिम लीग की फाउंडेशन में भी ये रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी का महीना था और समर सीजन में इनकी कैपिटल शिमला हो जाती थी। शिमला में मुसलमानों के लीडर आगा खां को बुलाकर मिलते हैं। लॉर्ड मिंटो और आगा खां की मुलाकात होती है। मिंटो को यहां पर आगा खां कुछ प्रस्ताव देते हैं, मिंटो उन्हें समझाता है और उसी के बाद इस कानून का ड्राफ्ट तैयार होता है। तो सारी कहानी वो सेट की गई थी कि किसी तरह हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई पैदा की। और ये खाई क्यों पैदा की जाए, इसकी भी एक वजह, एक सबक मिला था अंग्रेजों को कि 1857 के विद्रोह में हिंदू और मुसलमानों ने मिल करके ब्रिटिश शासन को सबसे कड़ी चुनौती दी। क्योंकि आप देखिए, सिपाही जो बैरकपुर से चले थे, मेरठ के सिपाही, वो जब दिल्ली आए तो बरेली के जनरल बख्त खान को अपना कमांडर बनाया। यानी उस समय मुसलमान और हिंदू एक था, और उसकी इस यूनिटी से ही ब्रिटिश सत्ता को इतनी बड़ी चुनौती मिली थी। 1857 के विद्रोह का सबक था। और इस समय इनके कान फिर खड़े थे। इनको एक रिपोर्ट मिली थी कि भारत में बहुत जल्दी राष्ट्रवाद बहुत तेज फैल रहा है और ये हिंदू मुसलमान एक हो रहे हैं। अगर इसे रोका नहीं गया, राष्ट्रवाद कमजोर नहीं किया गया, तो आगे ब्रिटिश शासन के लिए बड़ी चुनौती आने वाली। तो जब ये पता चल गया तो कुछ ना कुछ तो चारा फेंकना ही था जिससे चीजें बिगड़े। और इसी बिगाड़ने के क्रम में ये क्या लेकर आए,
1909 के अधिनियम में आप देखेंगे सबसे बड़ा स्टेप लिया सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी पृथक निर्वाचक मंडल की भारत में शुरुआत हुई। तो सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है यह मैं थोड़ा सा बताऊंगा, फिर हम लोग उसी पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। दरअसल पहली बात, ये जब कानून बना है तो मैंने कहा वायसराय कौन है, मिंटो, और भारत राज्य सचिव थे, उनका नाम था लॉर्ड मार्ले। तो भारत राज्य सचिव और वायसराय के नाम पर ही इस कानून का नाम क्या पड़ गया, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। तो इसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। दोनों नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। जब यह कानून बना था तो भारत राज्य सचिव थे लॉर्ड मार्ले, और उस समय भारत के गवर्नर जनरल वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। दोनों की भूमिका इसमें प्रधान थी, इसीलिए इसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। पहला पॉइंट यही लिखिएगा, लिखिए, दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज द Morley Minto reforms, Morley Minto reforms. Lord Morley was the then Secretary of State for India, was the then Secretary State for India, and Lord Minto was the then Governor General of India. इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मार्ले भारत राज्य सचिव थे, और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। दूसरा पॉइंट लिखिए, it changed the name of the Central Legislative Council to the Imperial Legislative Council. Imperial Legislative Council. इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद का नाम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया गया। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद का नाम इंपीरियल
हिंदी में भी इंपीरियल लिखिएगा, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया गया। वैसे इंपीरियल का मतलब होता है साम्राज्यवादी, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया गया। तो अब मैं आपको सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम बताता हूं कि इसमें इन्होंने किया क्या। दरअसल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रांतों में होती थी, एक तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे होते, उसकी तैयारी कर रहे होते, तो मैं इसकी स्ट्रेंथ पे भी बात करता कितनी थी, लेकिन मैं दावे से कह रहा हूं आपके पेपर में स्ट्रेंथ नहीं पूछेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ टाइम टू चेंज होती रही। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज की गई। मतलब ऐसे जैसे आप समझिए, सरकार के अब लोकसभा में 543 सीटों पर चुनाव नहीं होगा, 700 कुछ होगा, सीट बढ़ा दी जाए। तो ये तो बहुत कम से बढ़ना शुरू हुए थे, 12 से बढ़े, फिर बढ़े, फिर बढ़े, इस तरह से स्ट्रेंथ फिर बढ़ी। अब जब स्ट्रेंथ बढ़ी तो इसमें यह भी तय होना था भाई कितने इलेक्टेड मेंबर आएंगे। इलेक्शन का तो प्रोविजन समझा ही दिया था आपको कि इलेक्टेड मेंबर भी लिए गए थे नॉन ऑफिशियल की तरह, तो इलेक्टेड मेंबर्स की भी स्ट्रेंथ बढ़ी, क्या इलेक्ट होकर इसमें मेंबर आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहां क्रिएट की, इन्होंने कहा कि भारत में मुसलमान माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, हिंदू ज्यादा है, और इसी कारण से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में या बाकी जो ग्रुप बनता है उसमें हिंदुओं का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा रहता है। तो उसमें हम रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों का भी ठीक ठाक चाहते हैं कि वो भी रहे, और तब जिससे लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर सही से आए, इनकी संख्या उनके हिसाब से रहे, उनके पॉपुलेशन के रेशियो में रहे। तो इसके लिए इन्होंने एक सिस्टम बनाया कि मुसलमानों के लिए जो सीट्स होंगी वो इसमें रिजर्व रहेंगी। अच्छा, रिजर्व तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम कहां क्रिएट की, इन्होंने कहा केवल रिजर्व नहीं होगी बल्कि पूरा सेपरेट इलेक्टोरेट होगा। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता, पृथक निर्वाचक मंडल। जैसे आज आपसे मैं पूछूं, आप बताइए बच्चों, क्या लोकसभा में एससी या एसटी के लिए सीट रिजर्व होती है? आप कहेंगे होती है सर, लोकसभा में भी सीट रिजर्व है एससी एसटी के लिए, अच्छी खासी तादाद में है। लेकिन अब मैं अगर पूछूं कि ये जो एससी एसटी कैंडिडेट लोकसभा में मेंबर बनकर जाते हैं रिजर्व सीट पर, इनको जो इलेक्ट करने वाले लोग होते हैं, क्या ये जनरल भी होते हैं? यानी जनरल भी वोट डालेगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल डालेगा। यानी जो एससी एसटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रहा है वो जनरल से भी अटैच है और अपनी कम्युनिटी से भी अटैच, क्योंकि उसे इन्हें भी वोट चाहिए। यहां तक बात समझ में आ गई। लेकिन अगर यह कह दिया जाए कि ना केवल कैंडिडेट एससी एसटी होगा, वोटर भी केवल एससी एसटी होंगे, इसे सेपरेट इलेक्टोरेट कहा जाए। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि मुसलमानों के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीट रिजर्व होगी, और ना केवल मुसलमान कैंडिडेट होगा बल्कि वोटर भी केवल मुसलमान होंगे। यानी जो क्राइटेरिया बना था कि इतनी इनकम होनी चाहिए, इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो इन सीटों के लिए कर दिया वो मुसलमान होना चाहिए। यहां से आ गया सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, और इसी को कहते हैं मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था लागू की गई। ये पूरी तरह स्पष्ट था, ये डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट था। और इसीलिए आप देखिए यहां पर क्या कहा गया, इसमें इन्होंने कमेंट लिखा है, हम भारत में नाग के एक दांत बो रहे हैं जिसका जहर आने वाली सदियां देंगी। तो नाग के दांत बो, ये कमेंट लिखा है भारत राज्य सचिव को उसने लेटर में, ऐसा बीज डाल ले जो आगे जहर उगलेगा। और हुआ भी, 1909 में बीज डाला था, फसल तैयार हुई 1947 में। 1947 में क्या हुआ, हिंदू मुसलमान की खाई इतनी बढ़ गई कि देश का पार्टीशन हो। यानी एक दौर वो जब राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान, एक मुस्लिम और एक कट्टर ब्राह्मण, दोनों एक थाली में खाना खाते थे। और एक समय वो जहां पर इसी देश का हिंदू समाज और मुस्लिम समाज बंटने के लिए खड़ा, तो ये बीज डाले गए। तो 1909 का सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम यही था। अब एग्जाम में बहुत सरल सा प्रश्न आ जाता है, भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति कब लागू हुई थी? तो बच्चा प्रश्न ही नहीं समझ पाता। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कब स्टार्ट किया गया था? तो 1909 का अधिनियम। अब जवाब दे पाएंगे? तो चाहे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन करके क्वेश्चन आए, चाहे मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट आए, इस तरह की चीजें अगर पूछी जाती हैं तो 1909 का अधिनियम। इसी बेस पर सारे पॉइंट लिखिएगा। पहला लिखिए, उसी में मतलब अगला लिखिए, द साइज एंड फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल।
The size and functions of legislative councils. Size and functions of legislative councils, central and provincials, centrals and provincials, centrals and provincials were increased and the expanded expanded functions include या included होगा, include नहीं, included asking supplementary questions and moving resolutions on budget and moving resolutions on budget इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की तथा इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ाया। दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ाया उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना तथा बजट पर प्रस्ताव रखना। It introduced a system of communal representation for Muslim by accepting the concept of separate electorate. Lord Minto came to be known as the father of communal electorate. Communal electorate or policy of divide and rule. इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था लागू की गई। जिसे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कहा गया।
लागू की गई, जिसे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कहा गया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कहा गया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कहा गया, लॉर्ड मिंटो को, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जन्मदाता माना गया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जन्मदाता माना गया, जन्मदाता माना गया। यही बांटो और राज करो की नीति थी, यही बांटो और राज करो की नीति थी, बांटो और राज करो की नीति थी। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहां से मैं अगली क्लास यानी कल वाली क्लास शुरू करूंगा, और उसके बाद हम आएंगे 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। आपका पहला पार्ट समाप्त हो जाएगा। फिर अगले वीक से प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना उस पर लेक्चर चलेगा, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स और प्रियम्बल, और आपका ये चैप्टर कंप्लीट। तो ये बड़े चैप्टर्स में से एक है जिस पर हम लोग अगले सप्ताह तक कंटिन्यू करेंगे, और इस तरह से एक एक टॉपिक आपका आगे बढ़े। थैंक यू।